नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के, जी हां एनडीए के 40 में से 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दल है, ये सब लालू यादव जी की आरजेडी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। सर, अभी बिहार से हटके बोनसी चलते हैं, वहां पर एक परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा मारपीट हुई है और बोला है कि 25-30 लोग उनके घर में घुस गए, मारा पीटा और बोला कि गो बैक टू पाकिस्तान। हम इस तरह की घटनाओं की घोर निंदा करते हैं। ये देश सभी का है और किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके इस तरह की भाषा के हम घोर विरोधी हैं। अनिल, तो केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुना रहे थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के 40 में से 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा के दौरान जो 10 सबसे बड़ी बातें सामने आई हैं वो दिलचस्प है। आइए ग्राफिक्स के जरिए वो 10 अहम बातें एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको बता दें कि 40 में से महज 39 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। खगड़िया से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं। एलजेपी के घोषित 5 में से 3 उम्मीदवार एक ही परिवार के। गिरिराज सिंह को नवादा से बदलकर बेगूसराय से टिकट मिला है। 39 में महज 3 महिला उम्मीदवार को ही टिकट। तीनों दलों में महज एक महिला उम्मीदवार। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता साफ, रविशंकर प्रसाद को टिकट। सिवान से कविता सिंह पर जेडीयू का दाव। बांका से गिरधारी यादव उम्मीदवार। नवादा से वीणा देवी की थी अटकलें, टिकट चंदन सिंह को। तो बता दें कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और 40 में से 39 कैंडिडेट की घोषणा हो गई है। और क्या कुछ 10 जो बड़ी बातें हैं एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कैंडिडेट की, उससे जुड़ी ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 40 में से महज 39 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। खगड़िया में से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। एलजेपी ने जो 5 कैंडिडेट घोषित किए हैं उसमें 3 एक ही परिवार के हैं। गिरिराज सिंह को नवादा से बदलकर बेगूसराय से टिकट मिला है। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता नील कमल का, जो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नील कमल, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आज की बड़ी खबर यही है और रिएक्शन का दौर लगातार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी सुकन्या, हम बीजेपी दफ्तर में हैं और बीजेपी दफ्तर में जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे हुए थे और उनका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ संघ के भी नेता यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ मंथन चल रहा है पूरे अब चुनाव की रणनीति पर और यहाँ अब आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, किस तरह से कार्यक्रम चलाना है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है न्यूज के माध्यम से कि 24 और 26 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें कई नेता राष्ट्रीय स्तर के भी पहुंचेंगे, प्रदेश स्तर के बड़े नेता होंगे। तो टोटल अब जो चुनाव की जो उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, अब समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले फेज का जो चुनाव होना है वो 11 अप्रैल को है, तो समय भी बहुत कम है। तो ऐसे में अब चुनावी रणनीति किस जगह पर, किस नेता को कहां पर, किस तरह से रणनीति बना करके काम करना है, चुनाव प्रचार में किस तरह से जाना है, कार्यकर्ताओं को क्या करना है। बने रहिए नील कमल हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को हम बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और कहा है ये चुनाव आशा भारत के विकास के एजेंडा और नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का चुनाव है। बीजेपी के उम्मीदवार होंगे रविशंकर प्रसाद। सर, आप पटना से हैं, बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है, किस तरीके से? देखिए, मैं मूलतः एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी का आरंभ से कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी अपने को नेता नहीं माना है। पार्टी जो भी दायित्व देती है मैं पूरी प्रामाणिकता से उसको निभाने की कोशिश करता हूं। आज मैं बहुत ही अनुग्रहित हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने मुझे उम्मीदवार पटना साहब से बनाया है और मैं साथ ही अपने बिहार के अध्यक्ष सुशील मोदी, बिहार के सारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत ही अनुग्रहित हूँ। पटना मेरा अपना शहर है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, पला, वकालत शुरू की, जेपी मूवमेंट का सेनानी रहा, विद्यार्थी परिषद का काम किया मैंने,
तो पटना के साथ मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है, और भले ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहा हूं, लेकिन पटना के साथ मेरा बहुत ही जुड़ाव प्रामाणिक रहा है। तो आज मुझे पटना के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी की तरफ से अवसर मिला है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि एक प्रभावी रूप से काम करूं। लालू प्रसाद यादव की नीतियों के खिलाफ हमेशा आप लड़ाई लड़े हैं, इस बार बिहार में भी एक महागठबंधन है, आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी? देखिए, महागठबंधन अब अभी सवाल है कि देश को किस दिशा में आगे ले जाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी देश आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, विकास की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और भारत एक सफल, सक्षम और सुरक्षित भारत बने, तो ये हमारी कोशिश हो। सर, पटना साहिब से आपके ही पुराने मित्र शत्रुघ्न सिन्हा आपके सामने खड़े होंगे, आपको लगता है कि इस बार लड़ाई दिलचस्प होने वाली? मैंने कभी आज तक उनका नाम नहीं लिया, आज भी नहीं लूंगा। मैं मानता हूं लड़ाई वसूलों की होगी। भारत को किस दिशा में ले जाना है, भारत में दोबारा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और एक तरफ आशा है और एक तरफ अवसरवादिता है, एक तरफ भविष्य का सुनहरा सपना है, एक तरफ टिकट की मारामारी है, नेता कौन होगा ये पता नहीं, आगे देखेंगे। सर, बिहार में कितनी सीटों पर जीत रहे हैं आप लोग? 40 की 40 जीतेंगे हम। धन्यवाद। ये थे रविशंकर प्रसाद, कैमरामैन नागेंद्र के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। चलिए अब सीधा लेकर चलते हैं आपको जेडीयू दफ्तर, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वही 10 बातें ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है, और इन सब के बीच न्यूज 18 एक बार फिर से चैंपियन साबित हुआ है। जो कैंडिडेट की सूची हम दिखा रहे थे लगातार, औपचारिक ऐलान के बाद स्पष्ट हो गया है कि वही सूची औपचारिक है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, अपडेट आ रहा है, आनंद बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं कविता सिंह, जो सीवान से जेडीयू के उम्मीदवार बनी हैं, और जेडीयू के लिस्ट में एकमात्र महिला है कविता सिंह। कविता जी, आपको चलिए आनंद बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं, सीधी तस्वीर देखते हैं। मतदाता और जो मतदाता बनने वाले हैं, ऐसे किशोर और युवाओं में भी आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बड़ा अहम बना हुआ है। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के विदेश विभाग के कोऑर्डिनेटर और उनके चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य श्री सैम पित्रोड़ा जी का जो कल बयान आया, वो काफी चिंता, शहीद हो गए, उसको एक रूटीन घटना बताया है। दूसरा, कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार का भी बयान दिया। तीसरा, 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता है। और मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की
नीति अधिकृत है क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? आपने यूपीए के शासन में 26/11 से लेके कई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट देश भर में हुए, और आपकी पॉलिसी के तहत आपने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। क्या परिणाम निकला? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देश की जनता को देना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्पष्टता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर हो सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब